वॉर्प ड्राइव। यह बात भले ही साइंस फिक्शन की लगती हो, मगर ब्रह्मांड में स्पेस के एक वॉर्पिंग बबल में सर्फिंग करने के बाद आइंस्टाइन को भी सही लगती। मगर इसमें एक कमी है। एक वॉर्प ड्राइव सिर्फ एक मिस्टीरियस पावर सोर्स से ही काम कर सकता है, नेगेटिव एनर्जी से। आज ज्यादातर हर साइंटिस्ट यही मानते हैं कि यह सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो साबित नहीं हो सका है। मगर येल यूनिवर्सिटी के एटॉमिक फिजिसिस्ट स्टीव लैमरो मानते हैं कि वो एनर्जी के इस एक्सोटिक रूप का पता लगाकर ही दम लेंगे। उनके मुताबिक इसका जवाब छिपा है स्पेस के फैब्रिक में। आमतौर पर हम यही मानते हैं कि स्पेस का वैक्यूम पूरी तरह खाली है, मगर सच तो यह है कि उस खाली स्पेस में भी एनर्जी है और हम उसे स्पेस की जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की थियरी तो यही कहती है कि वो खाली स्पेस असल में एनर्जी माइक्रोस्कोपिक पल्सेस से लगातार चमकता रहता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स लगातार बनते और खत्म होते रहते हैं। ऐसे में नेगेटिव एनर्जी बनाने के लिए हमें इस कांस्टेंट चैटर को दबाने का कोई उपाय सोचना होगा। स्टीव को लगा ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है स्पेस के शेप को ही बदल देना। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक उफनते समंदर में दो जहाज चल रहे हैं, तो एक जहाज से टकराकर लहरें लौटती हैं और दूसरे जहाज के साथ भी यही होता है। ऐसे में इन दोनों के बीच की वेव डेंसिटी कम होती है, जबकि समंदर में एक जहाज होने पर ज्यादा होती है। अगर हम उफनते समंदर में दो जहाज डाल दें तो वो एक दूसरे की ओर खींचेंगे। स्टीव का तर्क है कि अगर हम उफनते समंदर में चलते दो जहाजों के बीच की जगह की तरह खाली स्पेस का दायरा भी कम कर दें तो चमकने वाली कुछ जीरो पॉइंट एनर्जी उसके अंदर नहीं समा पाएगी। फिर उस खाली स्पेस की उस तंग जगह के बाहर की एनर्जी बढ़ेगी और वो उसे सिकुड़ने पर मजबूर करेगी। वो फोर्स इन नेगेटिव एनर्जी की पहचान होगा। स्टीव ने उसे अपनी लैब में बनाने का फैसला किया। अपनी इस सोच को असली रूप देने में ही उन्हें 10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। हम इस एक्सपेरिमेंट को टाइम मशीन कहते हैं, पर यह असल में टाइम मशीन 2 है। यह हमारे एक्सपेरिमेंट का दूसरा वर्जन है। मैंने इसे यह नाम इसलिए दिया है क्योंकि मेरी जिंदगी के 15 साल इस मेजरमेंट में बीत गए। सच कहें तो इसे एक टाइम वेस्टिंग मशीन कहना चाहिए। इस वैक्यूम चेंबर के अंदर दो छोटी छोटी मेटल प्लेट्स लगी हैं जो इंसान के बाल जितनी चौड़ाई पर एक दूसरे से दूर है। इन्हें इतने करीब रखने के बाद एक दूसरे से दूर रखना बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये करीब करीब एटॉमिक लेवल पर करना पड़ा। खाली स्पेस का जीरो पॉइंट फ्लक्चुएशन भी उन दो प्लेट्स के बीच नहीं आ पाएगा, इसलिए जब हम इन दो प्लेट्स को करीब लाते हैं तब इनके बीच इन प्लेट्स के बाहर के मुकाबले बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है। इससे फोर्स बढ़ता है और प्लेट्स के करीब आने की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है और ये नेगेटिव एनर्जी से बनता है। उन प्लेट्स के बाहर होने वाला जीरो पॉइंट एनर्जी फ्लक्चुएशन उनके बीच होने वाले फ्लक्चुएशन से कहीं ज्यादा होता है। बाहर से लगने वाला प्रेशर उन्हें अंदर की ओर दबाता है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि उन प्लेट्स के बीच की नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास के स्पेस को फैलाती है। स्टीव इतने साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं जिसने नेगेटिव एनर्जी से पैदा होने वाले फोर्स को मेजर किया है, मगर उन्हें उसकी जो मात्रा मिली है वो बहुत कम है। वो फोर्स पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड में एक रेड ब्लड सेल के वजन के बराबर था। वो बहुत कम था। अगर हम इस तरह की हजारों प्लेट्स ले लें जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की थी, तो हमें एक काफी बड़ा फोर्स मिल सकता है। स्टीव की ये खोज भले ही वॉर्प ड्राइव की ओर एक छोटा सा कदम हो, पर इससे यह तो साबित हो गया है कि मिगेल अल्कुबेरी की वॉर्प ड्राइव थियरी फिजिक्स के नियमों को नहीं तोड़ती है। एक वॉर्प स्पेस के लिए जरूरी और वॉर्प ड्राइव को चलाने वाली एनर्जी का वजूद तो है, साथ ही उन्होंने एक और चीज के रास्ते भी खोल दिए, एक वर्म होल के, जो स्पेस की फैब्रिक में बनी एक दरार है। अगर एक थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट वाकई है तो हो सकता है कि हम उस दरार से एक बार अंदर जाएं और फिर ब्रह्मांड के पार जाकर ही बाहर निकलें।
मगर क्या वर्म होल्स वाकई साइंस फिक्शन फैंटेसी से बाहर भी होते हैं? अगर वो हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो हमें कहां ले जाने वाले हैं? अब एक फिजिसिस्ट ने इन अनोखे पोर्टल्स में जाने की हिम्मत दिखाई है जो एक वर्म होल के बीच से रास्ता बनाना चाहते हैं। हमने वर्म होल्स के बारे में सुना तो है। ये वो कॉस्मिक शॉर्टकट्स हैं जो एलियन वर्ल्ड्स को हमारे दरवाजे तक ला पहुंचाते हैं। मगर हम उसे कैसे बना सकते हैं? हम उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? एक वर्म होल में सफर करने के लिए एक्सोटिक टेक्नोलॉजी चाहिए और साथ ही एक अनजान इलाके में घुसने की हिम्मत भी। हमारी पृथ्वी पर गलियारों का जाल सा बिछा है। हम अक्सर विशाल पहाड़ों के बीच बनी मजबूत सुरंगों के बीच से आते जाते हैं। हम एक मजबूत सुरंग के अंदर जा रहे हैं। देखकर ही लग रहा है कि ये कंक्रीट और रीइंफोर्स स्टील की बनी है। ये कहीं आने जाने का एक बहुत ही भरोसेमंद रास्ता है। मैं अपनी कार से इसे पार कर सकता हूँ। मुझे ये भी मालूम होगा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। फिजिसिस्ट स्टीफन शू को स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से काफी फैसिनेशन है। बात चाहे स्टॉक मार्केट की हो या रियल एस्टेट वैल्यूज की हो या फिर स्पेस टाइम वर्म होल्स की। जब हम किसी खास सिस्टम को देखते हैं तो हम फिजिक्स के लिहाज से एक बड़ी सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को जरूर देखते हैं कि वो सिस्टम स्टेबल है या नहीं। इसका एक मामूली सा उदाहरण है ये पेन, जो इस तरह से बैलेंस्ड है। अगर ये सही तरीके से बैलेंस्ड है तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हल्का सा भी झटका लगता है तो ये बिल्कुल अलग स्थिति में चला जाता है। इसके बाद हमने ये सोचा कि क्या हम एक ऐसा वर्म होल बना सकते हैं जिसमें ऐसी खूबियां हो कि हम उसके बिहेवियर का अंदाजा लगा सके और वो पूरी तरह से स्टेबल भी हो। ये दो ऐसी खूबियां हैं जो एक वर्म होल में होनी ही चाहिए। इन वर्म होल्स को बनाने की शुरुआत भी हुई आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से, जिससे पता लगता है कि हम स्पेस को किस तरह से एक फ्लेक्सिबल शीट की तरह आसानी से अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। आप कागज की एक शीट ले लीजिए। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो आपको यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा, लेकिन अगर इस पेपर को मोड़ दिया जाए तो फिर इसे इसके ऊपर इस तरह से चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये मान लें कि इससे एक ट्यूब भी जुड़ी है तो ये उसके जरिए यहां से यहां तक आसानी से आ सकती है। एक साइंस फिक्शन में तो वर्म होल्स वो रास्ते होते हैं जिनसे कोई स्टारशिप गुजर सकता है, मगर वो 2 डायमेंशनल रेंडरिंग वर्म होल्स के असली आर्किटेक्चर पर अपनी चमक बिखेरते हैं। अब इस 2 डायमेंशनल उदाहरण में हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रॉ का मुंह सिर्फ एक गोल मुहाना है, लेकिन क्योंकि हम एक 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं इसलिए एक वर्म होल का मुंह शायद एक बुलबुले के इंटीरियर जैसा ही होगा। अगर कोई असली वर्म होल स्पेस में कहीं होगा तो उसका मुहाना भी शायद ऐसा ही हो। मगर स्टीफन तो यह सोच रहे हैं कि क्या हम उसकी नकल बना सकते हैं। एक कॉस्मिक इंजीनियर पहले तो 2 मुंह बनाएगा, फिर उन्हें आपस में जोड़ देगा। फिर वो एक मुंह को कई लाइट ईयर्स दूर खींच ले जाएगा। मगर उन 2 मुहानों के बीच की सुरंग हमारे स्पेस का हिस्सा नहीं होगी और वो काफी छोटी भी होगी। ये काम तो काफी आसान है, मगर वर्म होल के मुहानों और उस सुरंग को बचाए रखने वाली नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। एक वर्म होल को स्टेबलाइज कर पाना काफी मुश्किल काम है। हम सारे वर्म होल को उसकी रिलेटिविटी की वजह से ही जानते हैं और उन्हें स्पेशल नेगेटिव एनर्जी एक्सोटिक मैटर की जरूरत पड़ती है। अब सवाल यह है कि क्या वो मैटर खुद स्टेबल है? स्टीफन ने यह हिसाब भी लगाया कि ये नेगेटिव एनर्जी किस तरह से एक वर्म होल के बाहर मौजूद नॉर्मल मैटर से रिएक्ट करेगी, ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि वो साथ में स्टेबल रह सकते हैं या नहीं। हमने मैथमेटिकली साबित किया कि वो अनस्टेबल होंगे। ये एक बड़ा ही खतरनाक डिवाइस होगा, क्योंकि अगर इसे जरा भी झटका लगा तो पूरा डिवाइस ही टूट जाएगा। अगर मैंने उसे एक अनस्टेबल वर्म होल में डाला तो वही हालत होगी जो इस बुलबुले में अपनी उंगली डालने पर होती है, वो फट जाएगा।